बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास हम दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर हमने पढ़ने थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिपोर्टिंग भी रिजल्ट्स होता है, ठीक है, उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स हो जाता है। ये सारा जो है प्रोसीजर होने के बाद, ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस पर क्या क्या काम होता है हम उसको देखते हैं। थ्योरी या लॉ किस तरीके से वो बनता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स पर जो है वो आगे देखें काम। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज नॉट फॉल्सिफाइड, अगर किसी हाइपोथेसिस पर बार बार तजर्बात किए जाएं और वो हाइपोथेसिस तजर्बात के बाद गलत साबित ना हो, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद क्या हुआ कि वो गलत साबित ना हुआ, तो वो क्या बन जाती है, आगे वो थ्योरी के लिए जो है वो पेश की जाती है। तो थ्योरी क्या बनती है भला, कि आपने हाइपोथेसिस पर बार बार तजर्बात किए, उसके बाद भी वो गलत साबित ना हो, तो थ्योरी कैसे बनती है? द थ्योरी दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, जो कि वक्त के इम्तिहान में कायम रहे। एक हाइपोथेसिस पर आपने बार बार टेस्ट किए, क्या है कि वो टेस्ट करने के बाद वक्त के इम्तिहान में कायम रहे। ओपन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड, जिसको आपने टेस्ट किया और रिजेक्ट नहीं हुए हाइपोथेसिस, ठीक है, और कॉल्ड थ्योरी। यानी कि आपने हाइपोथेसिस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए, जिससे बायोलॉजिस्ट के एतमाद में क्या हुआ, इजाफा हुआ, ठीक है। उसने जो है वक्त के हर इम्तिहान में, यानी कि कभी कुछ अर्से बाद फिर उसने टेस्ट किए, फिर भी वो बिल्कुल जो है वो हाइपोथेसिस कायम रहा, तो वो थ्योरी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसने किस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे? पहले उसने स्पैरो पर, क्यूलेक्स फीमेल जो मॉस्किटो था उस पर उसने किस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे? स्पैरो पर। स्पैरो पर एक्सपेरिमेंट किए, उसने देखा कि जो स्पैरो है वही लोग मलेरिया से, क्योंकि जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम को फैलाने का जिम्मेदार है। मॉस्किटो इज इन्वॉल्विंग स्प्रेडिंग मलेरिया, तो मॉस्किटो जो है मलेरिया फैलाने का जिम्मेदार है। तो इसके लिए क्या काम किया उसने? क्यूलेक्स जो है वो मॉस्किटो इस्तेमाल किया, फीमेल। उसको किसके ऊपर उसने उससे कटवाया? उसने फीमेल को स्पैरो पर। जब स्पैरो पर किया तो वो इल हो गई विद मलेरिया, मलेरिया का बुखार हो गया उनको। इसके कुछ अर्से के बाद वो जो फीमेल एनोफिलीज था उससे इंसानों को कटवाया गया। जब फीमेल से इंसानों को कटवाया गया एनोफिलीज से, तो उससे वो भी क्या हो गए? बीमार हो गए। यानी कि इससे क्या मतलब पता चला कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को फैलाने का जिम्मेदार है, ठीक है। और वो प्लाज्मोडियम किसके जरिए फैलता है? मच्छरों के जरिए, मॉस्किटोस के जरिए। मच्छरों के अंदर किससे आता है? मच्छरों के अंदर आता है जब वो किसी मलेरिया पेशेंट्स को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो ब्लड के जरिए उनके अंदर आ जाता है। अब उनके स्टोमी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं, तो वो जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर ट्रांसमिटेड कर देते हैं, जिससे जो हेल्दी पर्सन है वो भी इल हो जाता है मलेरियल डिजीज से। ये भी इसी तरीके से है कि चाहे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्यूलेक्स का एक्सपेरिमेंट किया स्पैरो पे, चाहे एनोफिलीज का एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमंस पे, तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि दोनों ने ही क्यूलेक्स से, किससे? स्पैरो जो इल हो गई मलेरिया से, और जो एनोफिलीज से थे ह्यूमंस जो है वो उससे डिजीज से मुतासिर हुए। तो इसी तरीके से ये थ्योरी के बारे में ये है कि थ्योरी पर आपने यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए हाइपोथेसिस पर, वो रिजेक्ट ही नहीं हुए, हर इम्तिहान में हर वक्त में कायम रहे। चाहे आपने कुछ अर्से बाद भी एक्सपेरिमेंट्स किए, वो ठीक रहे, तो वो क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। तो उसके बाद देखिए प्रोडक्टिव थ्योरी होती है जी। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है? कीप सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। प्रोडक्टिव थ्योरी से नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है कि जिससे जो है नए हाइपोथेसिस बनते हैं, उससे और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। यानी कि उससे नए नए हाइपोथेसिस जो है वो तश्कील पाए जा सकते हैं, उनकी फार्मूलेशन हो सकती है। आगे देखिए जी प्रिंसिपल या लॉ। ये जो है लॉ क्या होता है? लॉ ये होता है कि इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच, अगर एक थ्योरी अपने मशकूक तर्ज अमल के बावजूद भी कायम रहे,
यानी कि बाद बायोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, जो थ्योरी पेश होती है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो आपने थ्योरी पेश की है मैं इसको नहीं मानता। इसके लिए वो क्या काम करते हैं, उस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो थ्योरी कायम रहे, गलत साबित ना हो, रिजेक्ट ना हो, तो वो थ्योरी लॉ बन जाती है। लॉ और प्रिंसिपल जो फितरत में ना बदलने वाली उसूल है, चीज़ है कि उसकी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अगर एक हाइपोथेसिस पर बार बार तजर्बात किए जाएं और वो गलत साबित ना हो तो वो थ्योरी बन जाती है। अगर एक थ्योरी को चंद बायोलॉजिस्ट जो है वो रिजेक्ट करने की कोशिश करने के लिए क्या काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो थ्योरी कायम रहती है तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच, अगर मशकूक तर्ज अमल के बावजूद भी थ्योरी कायम रहे, एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टिंग बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, अपने मशकूक तर्ज अमल के बावजूद भी वो कायम रहे और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उसको साबित करे दुरुस्त, तो इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल, तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। फितरत में ना बदलने वाली चीज़ कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब लॉ और प्रिंसिपल के बारे में ये है कि फितरत में मुस्तकिल रहते हैं, कायम, कभी नहीं बदलते। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, मेंडल्स के लॉ, मेंडल्स लॉ एंड हार्डी वेनबर्ग्स लॉ। मेंडल्स के लॉ बहुत ही मशहूर लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के जो है फितरत के बदलने में उसमें विरासत के अंदर अहम किरदार अदा किया था। उसने जो है 2 लॉज पेश किए थे, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर उसने पी प्लांट का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर जो है उसने फिर इनहेरिटेंस की जो है वो मुकम्मल वजाहत की थी, तो जो आज तक गलत साबित नहीं हुए। तो मेंडल्स के लॉ और हार्डी वेनबर्ग लॉ एग्जाम्पल्स हैं लॉ की। तो आज हमने जो थ्योरी और लॉ के बारे में पढ़ा था कि थ्योरी किस तरीके से बनती है, थ्योरी के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वो किस तरीके से जो है वो प्रिंसिपल्स या लॉ बन जाती है। हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स के लॉ जो है ये केस की एग्जांपल्स हैं लॉ की। तो होपफुली आप जो है इस टॉपिक को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो इंशाल्लाह आपको कल जो है वो टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और हमारा दूसरा चैप्टर भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।